राधापुर गांव की शामें हमेशा शांत होती थी। सूरज डूबते ही खेतों से लौटते मजदूरों की परछाइयां लंबी हो जाती। हवा में मिट्टी की गंध घुली रहती। अरुण भी अपने खेत से हल थामे धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा था। उसके कपड़ों पर धूल जमी थी और चेहरे पर थकान। रास्ते में उसने कुछ बच्चों को खेलते देखा, पर उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आई। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी। क्या पता घर में सब ठीक है या नहीं। जब वह अपने छोटे से कच्चे घर के पास पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला था। भीतर से न तो चूल्हे की आवाज आ रही थी, न ही किसी बर्तन की खनक। आंगन में बकरी बंधी थी, पर पानी का घड़ा खाली पड़ा था। ये प्रिया कहाँ हो? पानी ले आओ, बहुत प्यास लगी है। कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा पुकारा, इस बार और जोर से। प्रिया, सुन रही हो ना? कहाँ चली गई? वह आंगन से रसोई की तरफ गया। वहाँ भी सन्नाटा था। मिट्टी के चूल्हे पर राख जमी थी और कोने में रखा तवा ठंडा पड़ा था। अरुण के माथे पर हल्की शिकन आई। उसने चारों ओर देखा, फिर बाहर निकल आया। वह गली में झांकते हुए पड़ोसी से बोला, अरे रामलाल भैया, आपने प्रिया को देखा कहीं? सुबह तो घर पर थी। नहीं रे अरुण, मैं तो सुबह से खेत में था। जब लौटा तब भी तेरे आंगन में रात जैसा सन्नाटा था। झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ फिर से? नहीं, बस सुबह थोड़ी बहस हो गई थी, मगर वो तो अक्सर हो जाती है। अरे औरतें हैं, कभी बोलेंगी नहीं तो जी नहीं पाएंगी। तू भी हर बात पर गुस्सा मत किया कर। जा, कहीं गई होगी, लौट आएगी। पर अरुण के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह गांव की गली पार कर तालाब की ओर बढ़ा। रास्ते में कुछ औरतें कपड़े धो रही थी। उसने पास जाकर पुकारा, बहन, क्या तुमने मेरी प्रिया को कहीं देखा? सुबह घर से निकली थी, अब तक लौटी नहीं। एक बुजुर्ग औरत ने कहा। नहीं बेटा, मैंने तो आज सुबह से उसे नहीं देखा। कल जब मैं सब्जी ले रही थी तब वो थी, पर आज पता नहीं। सब ठीक तो है? हाँ, शायद ठीक ही है, बस मिल नहीं रही। वह वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। वह दयाल था, गांव का जवान लड़का, सांवला और थोड़ा हड़बड़ाया हुआ। उसकी सांसें तेज चल रही थी। अरुण भैया, अरुण भैया। क्या हुआ दयाल, ऐसे भागते क्यों आए हो? मैं पूरे गांव में ढूंढ रहा था तुम्हें। प्रिया भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तुम्हें कैसे पता चला? थोड़ी देर पहले मैं मंदिर के पीछे से आ रहा था। वहाँ कुछ औरतें बात कर रही थीं। किसी ने कहा कि वो सुबह जंगल की ओर गई थी, शायद किसी से मिलने। फिर कोई नहीं देख पाया उसे। जंगल की ओर? कौन जाता है वहाँ इस समय? मुझे नहीं मालूम भैया, पर मैंने सोचा तुम्हें बताऊं। चलो मेरे साथ, देखते हैं वहाँ कुछ पता चलता है या नहीं। दोनों तेज कदमों से गांव की पगडंडी पार करने लगे। रास्ते में अरुण बड़बड़ाता जा रहा था। क्यों गई होगी वो वहाँ? किससे मिलने? सुबह ही तो कहा था उसे कि अब बेवजह बाहर मत निकला कर। भैया शायद किसी काम से गई हो। तुम पहले शांति रखो, देख लेंगे, सब मिल जाएगा। अरुण का चेहरा अब डर से सख्त हो चुका था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। दयाल ने बस उसकी ओर देखा, कुछ कहा नहीं। जंगल की पगडंडी पर कदम रखते ही हवा का तापमान कुछ ठंडा महसूस हुआ। दयाल थोड़ा आगे आगे चल रहा था। बीच बीच में पीछे मुड़कर देख लेता कि अरुण ठीक से आ रहा है या नहीं। अरुण का चेहरा अब थकान से नहीं, डर और बेचैनी से भरा हुआ था। दयाल, तूने ठीक सुना था ना? किसी ने सच में कहा था कि वो जंगल की तरफ गई थी। हाँ भैया, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मैंने खुद 2 औरतों को कहते सुना था, पर वो भी निश्चित नहीं थी। बस इतना कहा कि किसी ने उसे सुबह झोला लेकर उस ओर जाते देखा था। झोला? कौन सा झोला? वो नीला कपड़े का, जो अक्सर सब्जी लाने में इस्तेमाल करती है। वे दोनों अब जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच चुके थे। पेड़ घने थे और चारों ओर नमी की गंध थी। दूर से किसी औरत की हंसी जैसी हल्की आवाज आई।
पर वो हवा में घुलकर गायब हो गई। अरुण के कदम अचानक रुक गए। सुन, तूने भी सुना? हाँ शायद, पर कहाँ से आई ये आवाज? दोनों ने ध्यान से चारों ओर देखा। झाड़ियों के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। दयाल ने फुसफुसा कर कहा, वो क्या है वहाँ? झाड़ियों को हटाया तो वहाँ से एक बकरा भागता हुआ निकला। अरुण ने गहरी सांस ली। हाय राम, मैं तो डर ही गया था। वे दोनों और आगे बढ़े। कुछ ही देर में उन्हें रास्ते पर दो और आदमी दिखाई दिए, शंकर और घनश्याम। शंकर ने आवाज लगाई, अरे अरुण, तू भी इधर आया है? हम भी तेरी प्रिया को ढूंढने निकले हैं। आधा गांव परेशान है अब। कुछ पता चला? नहीं भाई। अब चारों आदमी झील की तरफ बढ़े। झील तक जाने वाला रास्ता उबड़ खाबड़ था। जमीन पर गिरते पत्तों की चरमराहट और झाड़ियों की सरसराहट मिलकर अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। झील के पास पहुंचकर सब रुके। दयाल झुककर नीचे देखने लगा और धीरे से बोला, भैया ये देखो। वहाँ गीली मिट्टी में एक नीला झोला पड़ा था, वही जो अरुण ने बताया था कि प्रिया का है। अरुण के हाथ कांप उठे। उसने झोले को उठाया। ये उसी का है, यही थी वो। रात अब पूरी तरह उतर आई थी। अरुण झील के किनारे बैठा था, आंखें फटी सी, जैसे सोचने की ताकत ही खत्म हो गई हो। दयाल पास खड़ा था। भैया चलो घर चलते हैं, सुबह तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, जब तक मैं जान नहीं लेता कि वो कहाँ गई, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसी बीच दूर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। वो रहे झील के पास। अरुण मिल गया। 5-6 गांव वाले लालटेन और मशाले लिए भागते हुए आए। उनमें चौधरी हरिनाथ भी था, जो गांव का प्रधान जैसा समझा जाता था। हरिनाथ ने पास आकर गंभीर स्वर में कहा, क्या बात है अरुण? सारा गांव कह रहा है तेरी बीवी लापता है और तू यहाँ झील पर क्या कर रहा है? दयाल ने बीच में बोला, चौधरी जी हमें ये झोला मिला है, उसी का है। उसने झोला दिखाया। सबके चेहरों पर सन्नाटा उतर आया। हरिनाथ ने झुककर झोला देखा, फिर अरुण की ओर मुड़ा। ये वाकई उसी का है? हाँ, उसी ने बनाया था ये, अपने हाथों से सिलाई की थी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कहीं झील में गिर तो नहीं गई, या किसी ने धक्का दे दिया हो? सुना था ना, पिछले हफ्ते अरुण और प्रिया में झगड़ा हुआ था। अरुण ने गुस्से से सिर उठाया। तुम लोग क्या कहना चाहते हो? मैं अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाऊंगा? उसकी आवाज में दर्द और आक्रोश दोनों थे। हरिनाथ ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। अरुण, किसी ने तुझ पर आरोप नहीं लगाया, पर मामला अब गंभीर है। हमें सूचना चौकी तक भेजनी होगी। हाँ चौधरी जी, पुलिस बुलवाइए, यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। हरिनाथ ने गांव के 2 नौजवानों को आदेश दिया। तुम दोनों चौकी जाओ, बताओ कि एक औरत गायब है। झील के पास उसका सामान मिला है। सुबह तक दारोगा यहाँ पहुँचना चाहिए। फिर वो अरुण की ओर मुड़ा। तू घर जा बेटा, भले ही मन नहीं मान रहा, पर अब ये काम पुलिस का है। नहीं चौधरी जी, मैं यहीं रहूंगा। अगर प्रिया यहीं है तो वो मुझे यहीं मिलेगी। जिद मत कर बेटा, पर ठीक है, कोई 2 आदमी इसके साथ रुक जाए। 2 गांव वाले मोती और रामशरण वहीं ठहर गए। बाकी लोग वापस लौटने लगे। रात गहराती गई। चारों ओर सिर्फ कीड़ों की आवाज और झील की हल्की लहरें। दयाल ने धीरे से अरुण के पास बैठकर कहा, भैया मन में जो भी शक है ना, वो मुझे बता दे। अगर किसी पर शक है तो नाम बता। अरुण ने देर तक चुप रहकर कहा, शक तो है, पर यकीन नहीं। कौन? अरुण ने धीमे स्वर में कहा, वो माधो, जो पिछले महीने हमारे खेत में काम करता था। तब से प्रिया उससे बात करती थी। मैंने एक बार टोक भी दिया था, पर उसने कहा था बस खेत का काम है। दयाल का चेहरा कठोर हो गया। अगर इसमें उसका हाथ है तो वो भी नहीं बचेगा। पहले यकीन तो हो जाए। तभी पानी में एक महिला का शरीर तैरता दिखाई दिया। चेहरा कीचड़ से ढका था, पर कलाई की लाल चूड़ियां पहचान में आ रही थी। अरुण बेकाबू होकर पानी में कूद पड़ा। प्रिया, प्रिया,
दयाल और बाकी लोग भी पीछे दौड़े, उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो किसी बच्चे की तरह उस शव को बाहों में भर चुका था। उसके होंठ कांप रहे थे। कौन? किसने किया ये? दयाल की आंखें नम हो गईं। हरिनाथ और बाकी गांव वाले भी आवाज सुनकर वापस दौड़े आए। हरिनाथ ने बस इतना कहा, पानी से बाहर निकालो उसे, और जब तक पुलिस नहीं आती किसी को यहाँ से हिलना नहीं। अरुण घुटनों के बल झील किनारे बैठा रहा। उसकी बाहों में अब सिर्फ ठंडी देह थी और हवा में बिखरी थी गीली मिट्टी, धुएं और मौत की गंध। अगली सुबह राधापुर गांव, झील किनारा। सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ी तो वहां पहले से भीड़ जुटी थी। पुलिस चौकी से दरोगा राजवीर सिंह 2 सिपाहियों के साथ पहुंचा। उनकी गूंज से सन्नाटा टूट गया। दरोगा ने उतरते ही चारों ओर देखा। झील के पास बस गांव वालों की भीड़ थी। अरुण वहीं किनारे बैठा था, आंखें सूजी हुईं और प्रिया का शरीर अब सफेद चादर में ढका था। दरोगा ने धीमे से कहा, कौन है मृतका का पति? दयाल ने आगे बढ़कर कहा, साहब यही है अरुण। राजवीर ने अरुण के पास जाकर शांत स्वर में पूछा, नाम? अरुण। पत्नी का नाम? प्रिया। कब से गायब थी? कल शाम से साहब, जब मैं खेत से लौटा तो वो घर पर नहीं थी। राजवीर ने झील की ओर देखा, फिर अपने सिपाही से कहा। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। फिर अरुण से बोला, हमें तुमसे कुछ सवाल करने होंगे, चौकी चलो। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। दयाल ने धीरे से कहा, साहब मैं भी साथ चलूं? मैं कल रात से इनके साथ था। चलो। थोड़ी देर बाद पुलिस चौकी, पूछताछ कक्ष। अरुण लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, हाथ कांप रहे थे। राजवीर सिंह सामने खड़ा था। बताओ अरुण, कल दिन भर कहाँ थे? सुबह खेत में गया था साहब, सूरज ढलने पर लौटा, फिर घर पहुंचा तो प्रिया नहीं थी। क्या तुम दोनों में झगड़े होते थे? अरुण चुप रहा। राजवीर ने कड़क आवाज में कहा, सवाल पूछा है। हाँ, पर ऐसे ही, घर की बातों पर। कभी हाथ उठाया उस पर? कसम से नहीं साहब, गुस्सा जरूर आता था पर मारा नहीं। गांव में सब कहते हैं तुम शराब पीते थे। अरुण ने सिर झुका लिया। पीता था, कभी कभी। कल शाम पी रखी थी? हाँ, 2 पैग लिए थे खेत से लौटते वक्त। तो फिर जब घर लौटे उसे देखा नहीं? देखा नहीं, पर उसका झोला झील के पास मिला। झोला मिला या तुमने दिखाया? दयाल था वहाँ, उसने देखा। राजवीर ने दयाल की ओर देखा। तुम वहाँ कैसे पहुँचे? साहब अरुण मुझे घर के बाहर मिला था, घबराया हुआ, बोला प्रिया नहीं मिल रही। फिर हमने साथ खोज शुरू की। झील किनारे उसका झोला पड़ा मिला। किसी और को देखा वहाँ? नहीं साहब, पर क्या? पर गांव में एक आदमी है, माधो। पिछले महीने खेत में काम करता था। प्रिया उससे बातें करती थी। राजवीर की आंखों में एक चमक सी आई। माधो कौन है, कहाँ रहता है? गांव के बाहर पुरानी हवेली के पास। ठीक है, उसे लेकर आओ। थोड़ी देर बाद माधो पुलिस के सामने खड़ा था। माधो दुबला आदमी था। राजवीर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तू प्रिया को जानता था? हाँ साहब, खेत में साथ काम किया था। कितने दिन? करीब महीने भर। उसके बाद अरुण ने मुझे खेत से निकाल दिया। क्यों? कहता था मेरी बीवी से दूर रहो, लेकिन साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो बस बातें कर लेती थी जैसे लोग खेत में करते हैं। कल शाम कहाँ था तू? अपने घर पर अकेला। कोई गवाह? माधो ने चुप्पी साध ली। राजवीर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, देख माधो, या तो सच बता दे या जेल में सड़। झूठ बोलने वालों को मैं पहचानता हूँ। सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन क्या? कल शाम मैंने प्रिया को देखा था झील के पास। वो रो रही थी, किसी से बात कर रही थी, पर मैं दूर था, साफ नहीं देखा किससे। अरुण की आंखें फैल गईं। क्या कहा तूने? सच कह रहा हूँ, वो झील के पास थी किसी आदमी के साथ। जब मैंने पुकारा तो वो दोनों मुड़कर झाड़ियों में चले गए। तो मतलब कोई तीसरा आदमी भी था? दयाल ने चौंक कर कहा, तीसरा आदमी? पर कौन हो सकता है? यही तो पता लगाना है। कल शाम झील के पास कौन था?
ये सारा राज उसी के पास है। उसी रात झील के किनारे पुलिस की टॉर्चें दोबारा चमकी। सिपाहियों ने झाड़ियों में खोजबीन शुरू की। मिट्टी से खून के निशान मिले और थोड़ा आगे टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा और एक लोहे की बेल्ट। राजवीर ने उसे उठाकर ध्यान से देखा। दयाल ने कहा, साहब ये बेल्ट तो अरुण रोज खेत में पहनता था। अरुण चौंक गया। क्या? ये कैसे यहाँ पहुँची? राजवीर ने उसकी ओर देखा, आवाज धीमी की। यही सवाल अब तुझसे भी पूछना पड़ेगा। 3 दिन बीत चुके थे। राधापुर की गलियां अब भी शांत थी, पर हर दरवाजे के पीछे फुसफुसाहट चल रही थी। सुना है अरुण ने ही किया। नहीं नहीं, वो माधो है, उसी के साथ देखा गया था। पता नहीं, अब तो पुलिस ही जाने। दोपहर का समय थाने में दरोगा राजवीर सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे थे। टेबल पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखी थी। मृतका प्रिया की मृत्यु पानी में डूबने से नहीं, सिर पर गहरी चोट लगने से हुई। सिर की चोट किसी भारी धातु से मारी गई है। शाम 6:30 से 7 बजे के बीच। अरुण, माधो और दयाल तीनों सामने थे। तीनों के चेहरे पर थकान, डर और बेचैनी थी। अरुण का चेहरा पीला पड़ गया। मतलब किसी ने मारा उसे? राजवीर ने सख्त नजर से कहा। हाँ, और वो किसी करीब का ही था, क्योंकि उसके शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं है। उसने खुद बचाव नहीं किया। माधो ने हड़बड़ाकर कहा। साहब मैंने तो कुछ नहीं किया। राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा। किया या नहीं किया ये तो पता चल जाएगा, पर पहले कुछ सवाल। अरुण, तेरी बेल्ट झील किनारे मिली है। मुझे नहीं पता साहब, वो वहाँ कैसे पहुँची। मैं तो खेत से आया, सीधा घर गया। घर जाते वक्त झील तेरे रास्ते में पड़ती है? अरुण चुप हो गया। हाँ या ना? हाँ, पड़ती है। राजवीर कुर्सी से उठकर धीरे धीरे चला, फिर बोला। मतलब तू झील के रास्ते घर आया था, वहां बेल्ट गिरी और तेरी बीवी का शव वहीं मिला। ये इत्तेफाक नहीं लग रहा मुझे। साहब मैं निर्दोष हूँ। मैं अपनी पत्नी से प्यार करता था। कभी कभी झगड़े होते थे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। दयाल ने बीच में कहा। साहब मैं इसकी बात पर यकीन करता हूँ, अरुण ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात है जो शायद अब बतानी चाहिए। कौन सी बात? प्रिया कभी कभी शमशान के पास वाले बाबा से मिलने जाती थी। कहती थी कि उसके मन में डर रहता है, इसलिए ताबीज लेने जाती है। अरुण को ये पसंद नहीं था। कौन बाबा? लोग उसे काशी बाबा कहते हैं। शमशान में रहता है। ठीक है, अब समय आ गया है उनसे भी मिलने का। चारों ओर धुआं और राख, हवा में जलती लकड़ी की गंध। दूर एक झोपड़ी के अंदर बैठा था काशी बाबा, लंबी दाढ़ी, गले में माला, आंखें अजीब सी शांत। राजवीर ने कहा, तुम काशी हो? लोग मुझे उसी नाम से जानते हैं, पर मैं तो सिर्फ मुर्दों की आत्माओं को शांति देता हूँ। राजवीर ने कड़क स्वर में कहा। प्रिया नाम की औरत आती थी तुम्हारे पास? आती थी, परेशान रहती थी, कहती थी पति उससे झगड़ता है। मैंने बस उसे समझाया था कि गुस्से से सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या तू उससे प्यार करता था? काशी ने हल्की हंसी में कहा। मैं मुर्दों से बात करता हूँ साहब, जिंदों से नहीं। प्यार मेरा विषय नहीं है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उसके झोले में ताबीज मिला है जिस पर तेरी दुकान का नाम खुदा हुआ है। हाँ, ताबीज मैंने ही दिया था, पर मारा नहीं। किसी को देखा था झील के पास उस शाम? हाँ, देखा था। 2 साए थे। एक अरुण जैसा लग रहा था, दूसरा शायद दयाल। राजवीर पलटकर बोला। दयाल? थोड़ी देर बाद चौकी। राजवीर ने सबको फिर एक साथ बैठाया। कमरा भारी खामोशी में डूबा था। काशी ने कहा है उस शाम तू भी झील के पास था दयाल? क्या? नहीं साहब, झूठ बोल रहा है वो। सच या झूठ हम पता लगा लेंगे, क्योंकि झील के पास जो पैरों के निशान मिले हैं उनमें से एक तेरा जूता मैच करता है। साहब मैं गया था, पर बाद में जब अरुण ने मुझे बुलाया। रात 9 बजे तेरा वहां होना समझ आता है, पर रिपोर्ट कहती है कि मौत 7 बजे के आसपास हुई, यानी तू उस वक्त भी आसपास था। क्यों? दयाल कुछ नहीं बोला। राजवीर धीरे से बोला। या तो सच्चाई बता दे, वरना तुझे भी उसी झील में डुबो दूंगा। दयाल का चेहरा लाल हो गया। साहब
मैं नहीं चाहता था ऐसा हो, बात बस बढ़ गई थी। कौन सी बात? दयाल ने कांपते हुए कहा। प्रिया ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, 500 रुपए। जब मैंने मांगे तो उसने कहा काशी बाबा दे देंगे। मैं गुस्से में झील के पास गया था, वहाँ वो आई, बहस हुई, एक धक्का मुक्की हुई और फिर उसने सिर पकड़ लिया, वो फिसली, एक पत्थर पर सिर लग गया और मर गई। मैं डर गया साहब, मैंने झूठ बोला कि मैं सिर्फ मदद कर रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरुण पत्थर की तरह बैठा रहा। दयाल, तू तो मेरा भाई था। राजवीर ने धीरे से कहा। शायद इसने उसे जानबूझकर नहीं मारा, पर सच यही है, उसका खून तेरे हाथों से हुआ। राजवीर ने अपने सिपाही से कहा। इसे गिरफ्तार करो। अदालत ने सबूत और कबूलनामा देखते हुए दयाल को दोषी माना और उसे जेल भेज दिया। अरुण के लिए जिंदगी उलट-पुलट हो गई। पुलिस ने उसे रिहा किया। उसने राधापुर छोड़ दिया। शहर के किनारे एक छोटे से मकान में चला गया। खेतों की कड़ी मेहनत और उधारी का बोझ उठाकर उसने धीरे धीरे खुद को संभाला। समय के साथ उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और शराब छोड़ दी। हर साल प्रिया की पुण्यतिथि पर वह झील के किनारे आता और चुपचाप एक दीप जलाकर वहां से चला जाता।